नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महायुति यानी एनडीए महाराष्ट्र में जो गठबंधन है उसकी समस्याएं और भी बढ़ती जा रही हैं। पहले ही समस्याएं कम नहीं थी, क्योंकि जो तीन घटक हैं महायुति के, पवार गुट का जो एनसीपी है, शिंदे सेना है और बीजेपी, उनके बीच पहले से ही लगातार घमासान चलता आ रहा था, खासतौर से शिंदे सेना और अजित पवार के एनसीपी के बीच में। अब जबकि चुनाव सिर पर हैं, बल्कि कैंपेन अब केवल 10, 12, 15 दिन की बची है, उस दौर में अजित पवार ने एक नया मोर्चा खोल दिया है और उसने बीजेपी के संकट को बढ़ा दिया है। अजित पवार ने ये कह दिया है कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा नहीं चलेगा। उन्होंने उस नारे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कहा है कि महाराष्ट्र की जो सोच है महाराष्ट्र के लोगों की, उसमें इस तरह के नारे नहीं चलते। वहाँ चलते होंगे लेकिन यहाँ नहीं चलते, यहाँ दूसरे तरह की राजनीति है। अब ये मेन थीम थी इस चुनाव की बीजेपी की। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे की थीम के साथ इस चुनाव में उतरी है और वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही है हिंदू मुसलमान का इस नारे के जरिए। एक तरह की असुरक्षा, एक तरह का भय पैदा कर रही है हिंदू समाज में, ताकि वो बीजेपी और महायुति के पक्ष में आकर खड़ी हो जाए जनता। लेकिन ये जो अजित पवार ने पंगा लगा दिया है इस नारे पर, अब ये एक बड़ा सवाल घट गया। ये सवाल केवल नारे पर ही नहीं लगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ पर भी लग गया है, क्योंकि माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने ही ये नारा ईजाद किया है और वही बार बार इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं। कुछ दिन पहले पूरे मुंबई में इस तरह के पोस्टर, बैनर भी लगा दिए गए थे जिसमें आदित्यनाथ का फोटो था और बटेंगे तो कटेंगे का नारा लिखा हुआ था। तो ये कैंपेन योगी आदित्यनाथ चला रहे थे, बीजेपी ने उसको ओन किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको अपना लिया और फिर बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी वो कैंपेन चल रही। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इन दो राज्यों में बीजेपी का जो मेन एजेंडा है हिंदुत्व वाला, वो इसके ज़रिए आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। लेकिन जब उनके ही गठबंधन का एक धड़ा खड़ा होकर कहता है कि ये नारा नहीं चलेगा, तो बीजेपी भी सख्ते में आ जाती है और दूसरा गठबंधन का घटक जो है शिंदे सेना, वो भी सख्ते में फंस जाते हैं। उन्हें भी धर्म संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि अजित पवार इसमें महाराष्ट्र को जोड़ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये नारा खराब है, ये नारा सांप्रदायिक है। वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों की ऐसी तबीयत नहीं है जो इस तरह के नारों को एक्सेप्ट करे, यानी महाराष्ट्र के सेंटीमेंट को वो आगे ला रहे हैं। अब महाराष्ट्र के सेंटीमेंट को आगे लाकर जब इस नारे का विरोध किया जा रहा है, तो जाहिर है कि शिंदे के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस नारे से अपने को जोड़ पाए। हालांकि उन्होंने अलग नहीं किया है, वो अभी भी दलीलें दे रहे हैं कि अजित पवार इस नारे को नहीं समझ पा रहे हैं, समझेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अजित पवार चूंकि कांग्रेस से गए हैं, कांग्रेस मतलब एनसीपी से गए हैं, उसके पहले एनसीपी भी कभी कांग्रेस का ही हिस्सा होती थी, तो एक दूसरी विचारधारा के साथ वो रहे हैं और वहाँ इस तरह के विचार नहीं चलते थे। ये और बात है कि कांग्रेस से निकले बहुत सारे नेताओं ने इस विचार को आत्मसात कर लिया है और उसके पक्ष में बोलते हैं और उसी अंदाज में बोलते हैं जैसे हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे उनकी जहरीली ज़ुबान योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है। और भी दूसरे नेता गए हैं, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, वो भी राहुल गांधी पर जब अटैक करते हैं तो उनकी भाषा भी वही टिपिकल जो संघी भाषा होती है वो उसमें बात करते हैं। तो ये लोगों ने अपना ली थी। लेकिन अजित पवार की नाराज़गी दूसरी वजहों से भी है, बीजेपी से भी है, शिंदे सेना से भी है, और जिस तरह से वो पार्टी तोड़कर लाए थे, सरकार में शामिल हुए थे और इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तो खैर नहीं ही बने, लेकिन गठबंधन के अंदर भी उनकी लगातार फजीहत होती रही और ये माना जाता है कि जो लोकसभा चुनाव में महायुति का महाराष्ट्र में बहुत ही घटिया प्रदर्शन हुआ, उसमें एक कमज़ोर कड़ी अजित पवार थे। तो अजित पवार को पूरे महायुति में
नापसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। संघ परिवार अजित पवार के पीछे लगातार पड़ा हुआ है। एक तो उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उनकी वजह से जो स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एनसीपी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अजित पवार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अजित पवार को जिस तरह से ईडी के शिकंजे से निकाला गया, घोटालों से बाहर लाया गया और उनको प्रोटेक्ट किया गया, वो भी जनता के बीच में अच्छा संदेश लेकर नहीं गया। तो बीजेपी की उनकी वजह से फजीहत ही हुई है। इसके बावजूद एनसीपी गठबंधन में बनी रही, अजित पवार गठबंधन में बने रहे। शिंदे सेना के एक एमएलए ने यहाँ तक कह दिया कि जब मीटिंग में उनके साथ कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं, एक मंत्री ने कहा, तो उन्हें वोमिटिंग आने लगती है। अब सोचिए कि इस तरह से अपमान झेलने के बाद अजित पवार किस स्थिति में होंगे, और तब और बौखलाए होंगे, जबकि ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले। उन्हें 52-53 सीटें मिली हैं, उसमें से वो 10-15 सीटें भी जीत जाएं, इसकी ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बौखलाहट कई तरह की हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने ये अटैक कर दिया है, इस नारे पर अटैक कर दिया है, योगी आदित्यनाथ पर अटैक कर दिया, और इसके बहाने पूरे महायुति को निशाने पर ले लिया है, उससे महायुति की स्थिति और बिगड़ गई और ख़राब हो गई है। क्योंकि अब वो और बटा हुआ दिख रहा है। पहले भी विभाजित दिख रहा था, अब और भी बटा हुआ दिख रहा है। अब और भी वोटों का ट्रांसफ़र इन दो तीनों घटकों के बीच में होना बहुत मुश्किल हो गया है। अजित पवार के वोट शिंदे सेना को नहीं जाएंगे, बीजेपी को भी नहीं जाएंगे इस नारे का विरोध करने के बावजूद। बात तो और भी, बीजेपी के वोट अजित पवार को नहीं मिलेंगे। तो ये जो त्रिकोण है वो ध्वस्त हो रहा है, ये गठबंधन जो है वो बिखर रहा है बुरी तरह से। ऐसा नहीं है कि महाविकास अघाड़ी बहुत एकजुट है, वहाँ भी समस्याएं हैं, लेकिन इतनी खुल्लम खुल्ला समस्याएं अभी तक वहाँ नहीं दिखी हैं, अब दिख रही हैं। और यहाँ तक कि अजित पवार ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को हमारे इलाके में आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक और संदेश है मोदी के बारे में कि या तो मोदी ने उनके इलाके में प्रचार करने से मना कर दिया है, या फिर उन्होंने मोदी जी को बुलाने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मोदी आएंगे तो उनको और नुकसान करेंगे, क्योंकि मोदी के प्रति महाराष्ट्र में कोई बहुत अच्छी भावनाएं नहीं रह गई हैं। ख़ासतौर से उनके इलाके में हो सकता है ये ज़्यादा मुखर हो, क्योंकि मोदी और अमित शाह ये एक सिंबल बन गए हैं गुजराती लूट के। गुजरात के प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात में ले जाए गए, दूसरी जगह ले जाए गए। इससे गुस्सा बहुत है महाराष्ट्र की जनता में, और अजित पवार शायद इसको देखकर भी कह रहे हों कि मोदी न आए तो नहीं आने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मोदी को खारिज करके मोदी को भी कमज़ोर कर दिया कि महाराष्ट्र में एक घटक मोदी को नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि मोदी का प्रभाव नहीं है, मोदी का करिश्मा नहीं है, मोदी का कोई असर इस चुनाव में नहीं होगा। जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी ने इतनी रैलियां की, इतने रोड शो किए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? सफाया। बहुत कम सीटें जीत पाई, कुल मिलाकर 17 सीटें 48 में से महायुति जीत पाया, एनडीए जीत पाया। तो ये और बाकी सारी सीटें महाविकास अघाड़ी ले गया। तो एक बड़ा झटका उस चुनाव में लगा था, और वो सबक लगता है कि अजित पवार ने सीखा है, और वो ये जोखिम नहीं लेना चाहते हैं कि मोदी आएँ और उनकी जो संभावनाएं हैं उनको और भी ख़राब करें। दूसरी तरफ अभी नवाब मलिक का भी बयान आ गया है। उन्होंने अपने पोस्टर में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र नहीं लगाया है। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले ये हमारी प्रेफरेंस है, हम जिसकी चाहेंगे उसका फ़ोटो लगाएंगे, जिसकी चाहेंगे नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है कि केवल अजित पवार ही नहीं नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, बल्कि उनके दल में दूसरे नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। और नवाब मलिक तो खुलकर, नवाब मलिक को जेल भेजने वाले आखिरकार मोदी शाह थे, तो वो उनको क्यों उनके नाम पर वोट मांगने की कोशिश करेंगे? तो वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो मोदी का सहारा, सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। अजित पवार
उनको खारिज कर रहे हैं। एनसीपी के दूसरे नेता भी अब इनसे क्यों लेंगे, और वो भी अपनी अपनी जगहों पर जाहिर है कि अजित पवार की पार्टी के हैं तो अजित पवार जो कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, तो बाकी के नेता भी धीरे धीरे ये करेंगे कि अपने पोस्टरों से मोदी, शाह, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, इन सब के चेहरे गायब कर देंगे और चेहरा अजित पवार का होगा केवल। तो ये एक और संदेश देगा विभाजन का, बंटवारे का, और जो महायुति के लिए कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मतदाता देख रहा है कि ये बटा हुआ है, ये पूरी पार्टी, ये पूरा गठबंधन बट गया है, एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो भीतरघात की आशंकाएं भी बढ़ जाएंगी। कई सीटों पर जो जहां पर एनसीपी का कैंडिडेट नहीं है वहां एनसीपी भीतरघात करेगी, जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है बीजेपी भीतरघात। ये पूरे तीनों गठबंधन के घटक एक दूसरे की जड़ें काटने का काम करेंगे और नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये महायुति के लिए आज 8 नवंबर को ये एक बड़ा खराब संदेश है महायुति के लिए, क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग होनी है। कुल 10 दिन बचे हैं कुल मिलाकर प्रचार के लिए, और उसमें ये बम फूट गया है, और उसमें ये नुकसान दूसरी वजह और भी बन रही है, जिसमें संविधान बचाओ का मुद्दा भी हावी होता जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान की कॉपी ली और उसको लाल किताब वगैरह बताया गया, उसका संदेश अच्छा नहीं गया है, क्योंकि आप संविधान को नक्सलाइट से जोड़ रहे हैं। इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, खासतौर से महाराष्ट्र में जहां संविधान को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता भी है, उससे जुड़ी भावनाएं भी ज़्यादा हैं। अंबेडकर चूँकि वहाँ से जुड़ाव ज़्यादा महसूस करते थे, उनकी पूर्ण भूमि भी वहीं है, इस वजह से ये मुद्दा अब और गर्मा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि महायुति के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, और महाविकास अघाड़ी अगर ठीक ढंग से चुनाव लड़ता है तो जाहिर है कि वो महायुति से आगे निकल सकता है। हालांकि महायुति ने कोई कसर नहीं छोड़ी है पैसा बांटने में, धनबल का इस्तेमाल करने में। ईवीएम उसके पास है, चुनाव आयोग उसके पास है, ईडी वगैरह सब उसके पास हैं, और क्या क्या खेल होंगे हमें नहीं पता है। हरियाणा में जिस तरह से बहुत खेल हुए यहाँ भी किए जा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है वो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।